पीछे जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर इन दिनों वायरल है। ये निमिषा प्रिया हैं, यमन के केंद्रीय जेल की अंधेरी कोठरी में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया अपनी आखिरी सांसों की उल्टी गिनती गिन रही है। 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी की तारीख थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया। सजा बरकरार है और समय तेजी से भाग रहा है। सवाल है कि क्या निमिषा को बचा पाना मुमकिन है? दूसरी तस्वीर में उन 8 लोगों के चेहरे हैं जिन्हें भारत सरकार खतर से मौत के मुंह से बचा लाई थी। ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक हैं और इन्हें कतर में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के बाद इन 8 की रिहाई हो गई थी। तो अब देश पूछ रहा है कि जैसे इन पूर्व 9 सैनिकों को भारत सरकार ने फांसी से बचाया, क्या निमिषा को नहीं बचाया जा सकता? यह जानने के लिए आपको पहले पूरा मामला जानना होगा। दोनों मामलों की परिस्थितियों को समझना होगा। पहले तो निमिषा के बारे में जान लीजिए और उससे भी पहले यह जान लीजिए कि निमिषा के मामले में भारत के हाथ इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। और उससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि यमन में भारत का कोई दूतावास नहीं है। चलिए इस पूरी कहानी को आपको शुरुआत से समझाते हैं। साल 2008 केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन पहुंचती है, लेकिन यह सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाता है। निमिषा का बिजनेस पार्टनर यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। 2017 में तलाल का शव एक पानी की टंकी से बरामद होता है और इल्जाम निमिषा पर लगता है। निमिषा का कहना है कि तलाल ने उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, उनका पासपोर्ट छीन लिया और पैसे लूट लिए। निमिषा ने कोर्ट में दलील दी कि वो सिर्फ तलाल को बेहोश करके अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, लेकिन दवा की मात्रा गलती से ज्यादा हो गई। लेकिन यमन की अदालत ने उनकी दलील को ठुकरा दिया। 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और जनवरी 2024 में हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने इस सजा को मंजूरी दे दी। तलाल के भाई अब्देल फतेह ने साफ कह दिया है कि हमें शरिया के तहत किसास चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। अब सबसे पहले जानिए कि ये किसास क्या है। किसास एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है प्रतिशोध या बदला। शरिया कानून के तहत अगर कोई जानबूझकर हत्या करता है तो उसे उसकी तरह ही सजा दी जाती है, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। लेकिन इस कानून में एक खिड़की भी है जिसे कहते हैं ब्लड मनी। ब्लड मनी यानी पीड़ित परिवार को एक मोटी रकम देकर माफी मांग ली जाती है। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को $10 लाख की पेशकश की, लेकिन तलाल का परिवार राजी नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या कोई और रास्ता है? शरिया कानून में महिलाओं के लिए कुछ मानवीय पहलुओं पर विचार किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तो सजा को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन निमिषा के मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है। उनकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ ब्लड मनी और तलाल के परिवार की माफी पर टिकी है। तो सवाल यह है कि भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है? भारत सरकार ने निमिषा को कानूनी मदद दी है, एक वकील नियुक्त किया गया है और नियमित काउंसलर मुलाकातें हो रही हैं। निमिषा की मां 2024 से यमन में है और वो अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी मजबूरी है। यमन में भारत का कोई दूतावास नहीं है। वहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को मुश्किल बना देता है। भारत सरकार दोस्ताना देशों के जरिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। निमिषा की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन क्या भारत वही कूटनीतिक ताकत दिखा सकता है जो उसने कतर में दिखाई?
आइए अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा जानते हैं। अगस्त 2022, दोहा, कतर। 8 भारतीय नौसैनिक जो कभी भारतीय नौसेना का गौरव थे, एक रहस्यमयी मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये हैं कैप्टन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा, सुगनाकर पकाला और नाविक रागेश। ये सभी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कतर की सशस्त्र सेनाओं को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन इन पर जासूसी करने का इल्जाम लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पर इजराइल के लिए कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट की जासूसी करने का आरोप था। दिसंबर 2023 में कतर की एक अदालत ने इन 8 को मौत की सजा सुना दी थी। भारत में हड़कंप मच गया था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। विदेश मंत्रालय ने कतर की अदालत के फैसले को गलत बताया और अपील दायर की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कतर के अधिकारियों से कई बार मुलाकात की और सबसे बड़ा कदम पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद दुबई में COP28 समिट के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से इस मुद्दे पर बात की। 28 दिसंबर 2023 को कतर की अपील कोर्ट ने मौत की सजा को कम करके 3 से 25 साल की जेल में बदल दिया और फिर फरवरी 2024 में कतर के अमीर के आदेश पर सभी 8 नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। 7 नौसैनिक भारत लौट आए, जबकि कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी अपने परिवार से मिलने दोहा में ही रुके। तो सवाल फिर वही है, अगर कतर में भारत ने यह कमाल कर दिखाया तो क्या निमिषा प्रिया को भी बचाया जा सकता है? कतर का मामला कूटनीति का शानदार उदाहरण है, लेकिन यमन का सीन बिल्कुल अलग है। कतर में भारत के मजबूत राजनयिक रिश्ते थे, यमन में हूती विद्रोहियों का कब्जा है और वहां भारत का कोई दूतावास नहीं है। निमिषा का मामला अब ब्लड मनी और तलाल के परिवार की मर्जी पर टिका हुआ है। निमिषा प्रिया की कहानी एक ऐसी जंग है जहां समय तेजी से कम हो रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हूती विद्रोहियों और शरिया कानून की सख्ती के बीच कोई रास्ता निकलेगा या फिर निमिषा की आखिरी उम्मीद ब्लड मनी भी धुंधली पड़ जाएगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस कहानी का अंत क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अपने नागरिकों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या निमिषा को बचाया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।